आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन और हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। एक मरतबा फिर हाजिर हैं लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम। दिल की महफिल सज चुकी है, तशरीफ ले आइए। जो कुछ इधर उधर मसरूफ है, थोड़ा सा वक्त निकालिए प्रोग्राम के लिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने लिए, ताकि आप एक तरह से फिर रिफ्रेश हो जाए। दिन भर की मसरूफियत और थकन के बाद जब ये प्रोग्राम सुनते हैं तो यकीनन कुछ ही देर के लिए ही सही आप फ्रेश जरूर हो जाते होंगे। हमारी कोशिश भी यही है कि साहब आप लोग फ्रेश रहें, सेहतमंद रहें, जिंदगी को एंजॉय करें, मोहब्बत के साथ, दोस्ती के साथ, खुशी के साथ और सेहत के साथ। जी हाँ, अगर सेहत है तो सब कुछ है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अपना ख्याल खुद रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुशी के साथ जिंदगी का लुत्फ लीजिए, घरों पर रहिए, कम निकलने की कोशिश कीजिए और जाहिर है कि हमारा प्रोग्राम मिस मत कीजिए, क्योंकि प्रोग्राम आप लोगों के लिए है और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि कम से कम कुछ देर के लिए ही सही आपकी जहनी थकन को दूर किया जा सके और आप लोग एक तरह से फिर अपनी जिंदगी की मामूलात में दोबारा से उसी तंदही के साथ जुड़ जाएं जिस तरह से जिंदगी के तकाजे हैं। आइए फिलहाल तो अगले सेगमेंट के लिए चलते हैं, सबिया फजल की जानिब। बहुत शुक्रिया आपका उस्मानी साहब। अब बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातों से आप प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो ज़िंदगी जीने की गोया तरगीब मिलती है, एक नई तहरीक मिलती है, नई एनर्जी मिलती है। उम्मीद करते हैं कि सामीन भी इससे तहरीक लेते होंगे, उन्हें भी तरगीब मिलती होगी। बहरहाल आपको मेरी तरफ से आदाब और तमाम सुनने वालों को भी सबिहा का पुरखलूस आदाब। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम दो शख्सियात को याद करेंगे। फिलहाल तो सबसे पहले हम आज उस शख्सियत को याद कर रहे हैं जिसे आज पूरा हिंदुस्तान खराज अकीदत पेश कर रहा है। जी, मेरी मुराद है शहीद भगत सिंह से। आज उनका यौम पैदाइश है। आज ही के दिन लायलपुर में पैदा हुए थे सन 1907 में। ये इलाका फ़िलहाल पाकिस्तान में पड़ता है। अब आज तमाम लोग, ज़िंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियात उन्हें याद कर रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, कई बड़े सियासी लीडरान और कई मशहूर शख्सियात ने आज खराज अकीदत पेश किया शहीद आज़म भगत सिंह को। उनको शुरू से ही एक ऐसा माहौल मैसर आया शहीद भगत सिंह को जहाँ पर आज़ादी के मतवाले लोग थे, चाहे उनके वालिद हों, चाहे वो उनके चचा रहे हों। एक ऐसे माहौल में परवरिश पाने के बाद हुआ ये कि उनकी शख्सियत पर उसके असरात काफ़ी गहरे पड़े और बहुत कम उम्री से ही वो अंग्रेज़ी साम्राज्य के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हो गए थे। कई बड़े बड़े कारनामे भी उन्होंने अंजाम दिए हैं और कई तहरीकों से, उस ज़माने में जो तहरीकें चली उन तहरीकों से भी वाबस्ता रहे भगत सिंह। और अंग्रेज़ी सरकार को नींद से जगाने के लिए 8 अप्रैल सन 1929 को जो कारनामा उन्होंने अंजाम दिया, सेंट्रल असेंबली के ऑडिटोरियम में बम फेंके गए और उसके बाद उन्होंने वहीं पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दी गई थी। और ये जो शहीद है, हंसते हंसते आज़ादी की देवी पर गोया उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। भगत सिंह के बारे में हम सभी जानते हैं सामीन कि वो एक मुहिब्बे वतन थे और एक बड़ी कुर्बानी, अपनी जान का नजराना उन्होंने हिंदुस्तान के लिए पेश किया। लेकिन साथ ही साथ वो एक अच्छे मुकर्रिर भी थे, ज़बरदस्त जोशीली तकरीरें किया करते थे, एक अच्छे राइटर भी थे। पढ़ने का, किताबें पढ़ने का उन्हें बहुत शौक़ था। एक जर्नलिस्ट भी थे वो। हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, बंगला और कई ज़बानों पर उन्हें उबूर हासिल था। महज 23 साल की उम्र में आयरलैंड, फ्रांस और रूस का जो इनकलाब था उसके बारे में उन्होंने काफ़ी गहरा मुताला किया और उसके बारे में लिखा भी है। लगभग 2 साल उन्होंने जेल में बिताए थे और इस 2 साल में जो जेल में बिताया हुआ अरसा है वहाँ पर भी उन्होंने किताबों से इस्तेफादा किया और उनका लगाव जो था वो बरकरार रहा। खैर, आज हम सभी लोग ऐसे मुहिब्बाने वतन को याद कर रहे हैं, शहीद भगत सिंह को याद कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से एक खराज अकीदत शहीद भगत सिंह के नाम। और फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू होते हैं। एक प्रोग्राम में हमें कितनी सारी बातें आपसे करनी होती हैं। ज़िंदगी जो मुसलसल जद्दोजहद है, चाहे वो जद्दोजहद आज़ादी के लिए की गई या वो जद्दोजहद जो आजकल है कि ज़िंदगी कैसे बचाई जाए, कैसे हम सभी लोग
सेफ रहें, महफूज रहें। तो ऐसे में ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्टर की सलाह भी देखी जाए और फिर उस पर अमल भी किया जाए। तो चलिए देखते हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी, जेएन मेडिकल कॉलेज, एएमयू में डायरेक्टर हूँ। कोरोना वायरस जो इतना छोटा है कि आंख से दिखाई नहीं देता, उसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। कोरोना वायरस जो बीमारी करता है उसको हम कोविड-19 कहते हैं। जब कोविड-19 का मरीज खांसता है या छींकता है, उससे ड्रॉपलेट्स और एरोसोल जनरेट होते हैं। ड्रॉपलेट्स बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं। एक बार खांसी में 3000 ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं। ये सरफेस पे सेटल हो जाते हैं। और एरोसोल जिनका साइज बहुत छोटा होता है वो हवा में 3 घंटे तक मौजूद रहते हैं। मरीज के खांसने या छींकने से ये एरोसोल के पार्टिकल जब दूसरे इंसान की नाक, मुंह और आँख के कांटेक्ट की म्यूकोजा के कांटेक्ट में आते हैं, या जब हम अपने हाथों से कंटेमिनेटेड सरफेस को छूते हैं और फिर उसके बाद हम हाथ नाक, मुंह या आँख पे लगा देते हैं, तो ये हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं और फिर ये कोविड-19 की बीमारी करते हैं। इस बीमारी के लिए फ़िलहाल कोई तसल्ली बख्श दवा नहीं बनी है। तो इसका मतलब सिर्फ इस बीमारी को रोकना ही उसका इलाज है। मेडिकल में टर्म यूज़ की जाती है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट, यानी कि बीमारी को रोकना उसके इलाज से बेहतर है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं उसी के बारे में गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब हम किसी कंटेमिनेटेड सरफेस को छुएं तो हम अपने नाक, मुंह या आँख को ना छुएं ताकि वायरस हमारी बॉडी के कांटेक्ट में ना आए। सबसे अहम है कि हम अपने आप को घर में महदूद रखें। बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। जिन लोगों की उम्र 60 साल या उससे ऊपर है और वो डायबिटीज़ यानी शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या कैंसर के मरीज हैं और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, वो घर से कतई बाहर ना निकलें, क्योंकि उनको कोरोना या कोविड-19 होने का खतरा आम आदमी के मुकाबले में ज़्यादा है। दूसरी अहम चीज़ फिजिकल डिस्टेंसिंग है, यानी कि जब भी हम बाहर निकलें भीड़ भाड़ वाले इलाके में हम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। अगर आप बाज़ार सामान खरीदने के लिए जाना चाहते हैं तो पहले आप पेपर पे सामान की लिस्ट बना लें ताकि आप दुकान से जल्दी से वो सब सामान खरीद के जल्दी से घर वापस आ जाएं, या आप अपने सामान की लिस्ट दुकानदार को व्हाट्सएप या SMS से भेज दें ताकि आपके पहुंचने से पहले वो आपका सामान तैयार रखे और आप उसको लेकर आ जाएं। जब आप घर वापस आएँ तो घर के दरवाजे को ना छुएं। घर का दरवाज़ा आवाज़ देके खुलवाएं, क्योंकि आपके हाथों में वायरस हो सकता है। उसके बाद घर में दाखिल होकर आप अपने हाथ साबुन और पानी से 20 सेकंड के लिए धोएं और मास्क और अपने कपड़ों को उतार कर गर्म पानी में धो के डाल दें। बेहतर होगा कि आप नहा लें। जब हम साबुन से हाथ को धोते हैं तो वायरस के ऊपर एक चर्बी की और फैट की कवरिंग होती है। वो चर्बी की कवरिंग साबुन से खुल जाती है, जिससे कि वायरस मर जाता है। अल्कोहल सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तभी करना है जब हाथ आपके साफ हों, गंदे ना हो। जब भी आप अल्कोहल सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें तो उसके साथ कुछ एहतियात बरतना ज़रूरी है। सैनिटाइज़र यूज़ करने के बाद आप फ्लेम के पास ना जाएं। सैनिटाइज़र को अपनी गाड़ी के अंदर कभी मत छोड़ें, क्योंकि सख्त गर्मी के में अंदर सैनिटाइज़र में आग लग सकती है और आपकी गाड़ी जो है जल सकती है। बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी अच्छा नहीं है। सैनिटाइज़र के इस्तेमाल से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और इसके लिए बेहतर है कि हम बीच बीच में
अपने हाथों और ख़ास तौर से रात को सोने से पहले मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। 1 से 3% कोविड के मरीजों को कोविड कंजक्टिवाइटिस रिपोर्ट किया गया है। कोविड कंजक्टिवाइटिस में मरीज की आंख लाल हो जाती है। आंख के मॉडल से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो आंख का सफ़ेद हिस्सा है इसको हम स्क्लेरा कहते हैं और इसके सामने ये जो गोल शीशा है इसको हम कॉर्निया कहते हैं। कंजक्टिवा एक बहुत पतली पॉलीथीन की तरह ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन है जो कंजक्टिवा से शुरू होकर सफ़ेद वाले हिस्से को ढकती है। ऊपर की जो पलक है उसके रिफ्लेक्ट बैक होकर उसकी जो बैक सरफेस है उसको लाइन करती है। ऐसे ही नीचे ये जो नीचे की परत है उसकी अंदर की सरफेस को लाइन करती है। कोरोना और कोविड कंजक्टिवाइटिस में ये कंजक्टिवा लाल हो जाता है, यानी कि आँख का जो सफ़ेद वाला हिस्सा है वो हमको लाल दिखता है और दोनों पलकों के अंदर के हिस्सा भी हमको लाल दिखाई देता है। इसके साथ साथ मरीज को आँख से पानी बहता है और उसकी पलकें सूज जाती हैं। इसको हम पिंक आई भी कहते हैं। पिंक आई होने का मतलब ज़रूरी नहीं कि ये कोविड कंजक्टिवाइटिस है। पिंक आई की और भी वजह हैं, जैसे एडिनोवायरस कंजक्टिवाइटिस जिसको हम आमतौर पे फ्लू कहते हैं, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कंजक्टिवाइटिस, और आजकल गर्मी का सीजन है, इन दिनों में सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जिसको कि हम क्रेटो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं वो भी बहुत कॉमन है, और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो इन सभी कंडीशंस में भी आँख लाल हो जाती है। तो अगर आपकी आँख लाल हो जाए तो बेहतर है कि आप आँख के डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसके हिसाब से अपना इलाज करवाएं। मास्क को बांधने का तरीका ये है कि इसको ऊपर नाक के ऊपर रख के आप इसको पीछे पहले ऊपर वाले हिस्से को बांध लें और उसके बाद नीचे वाले हिस्से को बांध लें। कभी भी मास्क की जो सामने की सरफेस है इसको टच मत करें जब आप बाहर से ऊपर आएँ, क्योंकि इसके ऊपर वायरस है। जब आप मास्क को उतारें तो आप फिर पीछे से जाके उसको पहले जो नीचे की उसकी स्ट्रेप है पहले उसको खोलें और उसके बाद जो ऊपर वाली स्ट्रेप है फिर आप उसको खोलें और इस तरह उठा के उसको आगे की सरफेस को टच किए बिना साबुन और पानी के घोल में डाल दें। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत अहम गुफ्तगू की है कि मास्क कैसे इस्तेमाल किया जाए, आंखों की कैसे हिफाजत की जाए। ये तमाम बातें हैं जिन पर डॉक्टर साहब ने तवज्जो दिलाई है। आंखों के हवाले से एक शेर मेरे जहन में आ गया, ये आंखें उन आंखों का जिक्र करती हैं, फकीर हो गए जिनकी चाहत में शहजादे। जी हाँ, ये और बहुत इस तरह के इशार हैं जो आंखों के हवाले से हैं, और ये रंगारंगी देखने के लिए कुदरत ने आंखों को अतिया किया है, इंसान को तोहफा दिया है। लेकिन जाहिर है कि इस कायनात में जो रंगारंगी है वह ख्वातीन से है। अल्लामा इकबाल जैसा शायर भी कहता है, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। अगर वजूद जन ना हो, अगर ख्वातीन ना हो तो वाकई दुनिया बड़ी फीकी फीकी से लगे। लेकिन बहरहाल जितना इस कायनात को संवारने में, सजाने में इन मर्दों का हाथ है, उतना ही इन ख्वातीन का भी किरदार है। और बहुत अहम बात यह है कि इनके भी अपने एहसासात हैं, इनके अपने जज्बात हैं। और जब कोई खातून उन एहसासात और जज्बात को अल्फाज अता करती है तो शायरी बनती है। निस्वानी जज्बात और एहसासात की तर्जुमान, मुस्तहकम और बहुत ही संजीदा लबो लहजे की शायरा हैं डॉक्टर नाज़नीन सईद, जो आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हुई हैं। आपका ताल्लुक इल्म और अदब की सरजमीन अलीगढ़ से है। पेश खिदमत है कलाम शायर। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ अपना एक कलाम पेश करती हूँ। उससे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन करा दूँ। नाज़नीन सईद मेरा नाम है और मैं अलीगढ़ इंडिया से हूँ। अलीगढ़ का नाम सुनते ही AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जहन में सबसे पहला नाम आता है और मैं उसी की एक स्टूडेंट रही हूँ। यहाँ मैं कलाम पेश करती हूँ। हिज्र में लज़्ज़ते विसाल तो है, हिज्र में लज़्ज़ते विसाल तो है, तू नहीं तेरा ख्याल तो है,
तू नहीं तेरा ख्याल तो है। आप मेरे हैं मानती हूँ मगर, आप मेरे हैं मानती हूँ मगर, बेरुखी बाई से मलाल तो है। जिंदगी एक जी रही हूँ ये और बात है मगर, जी रही हूँ ये और बात है मगर, जिंदगी एक अहम सवाल तो है। मुस्कुराना कोई कमाल नहीं, मुस्कुराना कोई कमाल नहीं, लेकिन इस दौर में कमाल तो है। तू नहीं गर तो तेरा गम ही सही, तू नहीं गर तो तेरा गम ही सही, कोई मेरा शरीके हाल तो है। आपका इश्क लाजवाब सही, आपका इश्क लाजवाब सही, हुस्न मेरा भी बेमिसाल तो है। और एक गज़ल पेश करती हूँ। यूं ही गुजरेगी इज़्तिराब में क्या, यूं ही गुजरेगी इज़्तिराब में क्या, देखिए फरमाए मेरे बाप में क्या। शाम होते ही नींद की बातें, शाम होते ही नींद की बातें, कोई आता है तेरे ख्वाब में क्या। यूं मोहब्बत से देखते हो उसे, यूं मोहब्बत से देखते हो उसे, उसकी सूरत है महताब में क्या। तकते जाते हो रोते जाते हो, तकते जाते हो रोते जाते हो, नजर आया तुम्हें गुलाब में क्या। आज वो लुत्फ क्यों नहीं है नाज़नीन, आज वो लुत्फ क्यों नहीं है नाज़नीन, कुछ मिलावट है इस शराब में क्या। साहिब, उर्दू सर्विस की बहुत सी आवाजें बड़ी मारूफ रही हैं और आज भी लोग उन आवाजों को याद करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं और उन्हें अपनी समातों में महफूज रखना चाहते हैं। जी हाँ, ऐसी ही एक आवाज अपने जमाने की मारूफ और मुमताज आवाज थी जनाब शमीम कुरैशी की, जो खासतौर पर शमे फरोजा प्रोग्राम पेश किया करते थे। आज उन्हीं की आवाज में हमारे पास एक शमे फरोजा है उर्दू सर्विस के लाइब्रेरी से। शमे फरोजा वैसे भी उर्दू सर्विस का काफी मकबूल तरीन सिलसिला रहा है, जिसने समाज में एक पॉजिटिव सोच को जन्म दिया, एक मुस्बत सोच को फैलाया और लोगों में हम आहंगी पैदा की। तो अब पेश खिदमत है शमे फरोजा। हर शख्स अपनी मर्जी और अपने नफ्स का मुख्तार है, मगर हर शख्स की मर्जी और नफ्स का इख्तियार वहां खत्म हो जाता है जहां से दूसरे शख्स की मर्जी और उसके नफ्स का इख्तियार शुरू होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही बात इस मफहूम के अल्फाज में कही है कि एक आदमी की आजादी उस मकाम पर खत्म हो जाती है जिस मकाम से दूसरे आदमी की आजादी का आगाज होता है। विलियम कूपर का यह ख्याल बहुत दुरुस्त है कि आजादी के दामन में वो हजारों नेमतें हैं जिन्हें गुलामी की जिंदगी बसर करने वाले लोग उम्र भर अपनी आंख से नहीं देख सकते। लेकिन ये नेमतें भी अगर कोई शख्स अपने नफ्स और अपनी मर्जी के लिए महदूद कर ले और तन्हा अपनी जात की मुनफियत को अपनी कौम और अपने वतन के तमाम मफादात पर तरजीह और अव्वलियत देने लगे, तो ये तरजीही अंदाज़े फिक्र या अपने मफाद की अव्वलियत का नुक्ते नजर मुस्तहसन या काबिल तारीफ नहीं होता, बल्कि मज़मूम करार पाता है, क्योंकि इस किस्म का अंदाज़े फिक्र नजर आदमी के किरदार और उसकी सीरत के उजले दामन पर खुद गरजी के मैले धब्बे लगाता है। हालांकि खुद गरजी वो बदतरीन रुझान है जिसकी तमाम मज़ाहिब और तमाम तहजीबों के मशाहिर ने गैर मुबहम अल्फाज में मजम्मत की है। खुद गरजी का ये बदतरीन रुझान जिस दुनिया को कमाने के लिए पैदा होता है, वो दुनिया हजरत अली करमल्लाह वजहू के ख्याल में बजाय खुद कुछ नहीं है, बल्कि गुजरगाह है जिसमें न कयाम की कोई जगह है, न करार का कोई मकाम है। खुद गरजी के रुझान के जेर असर अपनी कौम और अपने मफादात से रूगर्दानी दर हकीकत जात परस्ती की वो जहरीली पैदावार हुआ करती है जिसकी इंतहाई बदतरीन किस्म सरकशी और गद्दारी करार पाती है। लॉर्ड रसल के ख्याल में खुद पसंदी कभी भी किसी तरक्की पसंदाना इकदाम का मूजिब नहीं होती, बल्कि आदमी को उसी कदर इंतहा पसंद बना देती है कि वो समाज में रहकर भी समाज के लिए कोई मुफीद काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अमल की कुव्वत, इनफरादियत और खुद पसंदी की हद में इस कदर घुटती है
कि इसमें इक़दाम या फैसले की काबिल लिहाज कुव्वत बाकी नहीं रहती। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पसंदी के मज़मूम रुझान को शिद्दत के साथ दबाया है और उन्होंने इबादत इलाही के जो तरीक़े तजवीज़ किए हैं, इनमें जमात की नमाज को अव्वलियत व फजीलत देकर हर शख्स को दिन भर में कम से कम 5 मरतबा ये महसूस करने का अमली मौका दिया है कि फर्द पर जमात को बरतरी भी हासिल है। अव्वलियत व फजीलत भी मकसद ये था कि न सिर्फ इबादत व बंदगी बल्कि जिंदगी के हर कारोबार में आदम व हव्वा की औलाद एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का गुर और हुनर सीख ले और खुद पसंदी के रुझान को सदा के लिए तर्क कर दे, जो आदमी की इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में न जाने कितने खदशे जन्म देती है और न जाने कितने फितने पैदा करती है। गुरु नानक देव ने भी खुद पसंदी के रुझान की मजम्मत की है और हिदायत फरमाई है कि जो कुछ भी कमाओ उसे बांट कर खाओ। मतलब ये कि आदमी को अपनी मेहनत का जायज फल भी सिर्फ अपनी जात के लिए मखसूस नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि इस फल में खुदा के दूसरे बंदों का भी हिस्सा लगाना चाहिए और अपनी जरूरत पर दूसरों की जरूरत को तरजीह देने का तरीका सीखना चाहिए। जो लोग अपने माल में दूसरों को भी हिस्सा लगाते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हीं लोगों को जमीन का नमक करार दिया है और यही लोग होते हैं जिनके हाथ अमन की बुनियाद को पायदार बनाने के काम आते हैं। खुद पसंदी हर तहजीब और हर तमद्दुन की तारीख में मूजिब ज़वाल साबित होती है। सिर्फ फर्द ही खुद पसंद नहीं होता बल्कि पूरी पूरी कौमें भी जब खुद पसंदी के मर्ज में मुब्तला होती हैं तो ज़वाल और पस्ती का निशाना बन जाती है। अक़वाम साबिक़ा की तारीख का जायजा लीजिए तो ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं होता कि बड़ी से बड़ी कौम की तहजीब सिर्फ इसलिए सफ़ाए हस्ती से मिट गई कि वो खुद पसंदी के मर्ज में मुब्तला थी। खुद पसंदी चाहे फर्द की हो चाहे पूरी कौम की, इंसान की जिंदगी में लगने वाला वो घुन हुआ करती है जो इसके अमल की कुव्वत को महदूद करके इसके आसाब को नाकारा बना देती है। खुद पसंदी को बहुत से लोग छोटा सा गुनाह ख्याल करते हैं, लेकिन खुदा के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह वो है जिसे आदमी मामूली समझ ले। हजरत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है कि जो गलती बारगाहे खुदाबंदी में तुम्हें तकलीफ दे वो इस अच्छे अमल से बेहतर है जो तुम्हें खुद पसंद बना दे। दोस्तों, रेडियो का खास मकसद ये भी रहा है कि वो जहां फनकारों की हौसला अफजाई करे, उनको मुतारिफ कराए, वहीं नए नए कलाकारों, नए नए फनकारों, नए नए गुलकारों को भी प्लेटफॉर्म अता करे। और इस मकसद में रेडियो आज तक कामयाब है। इसने हमेशा नए उभरते फनकारों की हौसला अफजाई की है, नए लोगों को जगह दी है, उन्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो अपने फन का मुजाहरा कर सकें और लोग उनके फन से महजूज हो सकें, रोशनास हो सकें। आज हमारे साथ एक उभरते हुए फनकार हैं उज़ैर हयात। इनके फन से एक मरतबा पहले भी महजूज हो चुके हैं, एक और मुख्तलिफ अंदाज में हैं आज उज़ैर हयात। जरा महजूज हुए उनके फन से। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी
अखियां तोले सदरा दे बूहे वे मैं तेरे ਲਈ कोले होवे ना तू कदी हुण अखियां तोले तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू तकड़े च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़े च तोलना एक दिल से रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गईया ढोलना वे मैं लुटी गईया रांझना वे मैं लुटी गईया I'm only one call away I'll be there to see the day सूप में गाना that I'll make I'm only one call away Call me baby if you need a friend I just wanna give you love Come on, come on, come on Reaching out to you so take a chance No matter where you go No, you're not alone I'm only one call away I'll be there to see the day सूप में गाना that I'll make I'm only one call away जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा कैसा तू है निर्मोही कैसा हर जाइया रे कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशरियात आप देख रहे हैं सोशल मीडिया लाइव के जरिए। आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है। समीन, आगाज में जैसा हमने कहा कि आज हम दो शख्सियात को याद करेंगे। सबसे पहले हमने आगाज में याद किया शहीद आज़म भगत सिंह को और अब हम याद कर रहे हैं लता मंगेशकर साहिबा को, बल्कि मुबारकबाद दे रहे हैं आज हम उन्हें उनके यौम पैदाइश की। हमारी पूरी टीम की तरफ से लता जी के लिए बेशुमार नेक ख्वाहिशात। और हिंदुस्तानी फिल्म सनत कई दहाइयों से उनके खूबसूरत मधुर आवाज़ से लुत्फ़ अंदोज़ होती चली आ रही है। लाखों करोड़ों लोग हैं जो उनकी आवाज़ के दीवाने हैं, जिनमें हम भी हैं और आप सब लोग भी हैं। उन्हीं के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। हम सब ये तो जानते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की हैं लता साहिबा। एक मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक़ रहा। साल था 1942 और ऐसे में किटी हसाल के लिए अपना पहला गाना उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था। लेकिन उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर को लता साहिबा का फिल्मों के लिए गाना पसंद नहीं आया और उन्होंने उस फिल्म से लता जी के गाए हुए गीत को हटवा दिया था। हालांकि इसी साल लता को पहली मंगल गौर में अदाकारी करने का भी मौका मिला था। लता जी की पहली कमाई के लिए की अगर बात करें सामईन तो महज 25 रुपए, जो एक स्टेज परफॉर्मेंस के लिए उन्हें अदा किए गए थे। बचपन काफ़ी जद्दोजहद भरा रहा उनका और बहुत कम उम्री में ही अपने तमाम भाई बहनों की परवरिश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी थी, जिसके बाइस वो काफ़ी मसरूफ़ रहीं, बहुत जद्दोजहद की अपने तमाम भाई बहनों को सेटल करने का जो उनका टारगेट था, जो एम था, उन्होंने जो चुना था ये मकसद, माशाल्लाह वो उसको पूरा भी कर पाई। लता जी ने
36 ज़बानों में 50,000 से ज़्यादा गीत गाए हुए हैं। लता जी मानती हैं कि वालिद साहब का गायन सुन सुनकर, उनकी गुलकारी सुन सुनकर ही उन्होंने खुद भी गुलकारी सीखी। लेकिन साथ ही वो ये भी कहती हैं कि कभी उनका ये हौसला नहीं हो पाया कि वालिद साहब के साथ वो गा सकें। मास्टर गुलाम हैदर ने लता को फिल्म मजबूर के गीत अंग्रेजी छोरा चला गया में गायक मुकेश के साथ गाने का मौका दिया था। ये लता जी का पहला बड़ा ब्रेक था और उसके बाद तो उन्होंने कभी पलट कर देखा ही नहीं। पुरानी नस्ल से लेकर नई नस्लों तक, कई नस्लों तक बल्कि कहना चाहिए, उन्होंने अपनी आवाज़ कई नस्लों को दी है। और किशोर दा के साथ उनकी मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक बार बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म जिद्दी के गाने की रिकॉर्डिंग के लिए लता जी लोकल ट्रेन में सवार हुई तो उन्होंने देखा कि एक और शख्स भी उसी ट्रेन में सवार हो गया। जब स्टेशन पर उतरकर वो स्टूडियो जाने के लिए उन्होंने टांगा लिया तो उस शख्स ने भी टांगा लिया और वो भी उसी समत रवाना हो गया। और उन्होंने देखा कि उनके साथ साथ जब वो बॉम्बे टॉकीज़ पहुंची तो वो शख्स भी वहां पर मौजूद। उन्हें लगा कि ये शख्स उन्हें फॉलो करता हुआ चला आ रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये शख्स कोई और नहीं, गुलकार किशोर कुमार है। तो ये थी बड़ी इंटरेस्टिंग सी मुलाकात उनकी किशोर दा के साथ में। आपको बताएं कि बहुत कम लोगों को सामईन ये पता होगा कि लता जी का जो असल नाम है वो है हेमा हरिदकर। बचपन के दिनों से उन्हें रेडियो सुनने का बड़ा ही शौक था। 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला रेडियो खरीदा था और रेडियो ऑन करते ही उन्हें सबसे पहले जो खबर सुनने को मिली वो थी गुलकार KL सहगल की मौत की खबर, जिसके बाद उन्होंने वो रेडियो सेट दुकानदार को वापस लौटा दिया था। लता जी को अपने बचपन के दिनों में साइकिल चलाने का भी बड़ा शौक था। हालांकि वो शौक बहुत ज़्यादा तो वो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पहली कार जब खरीदी तो वो महज 8,000 रुपये में खरीदी थी। जनाब, बहुत पुराना दौर था, सस्ता ज़माना था। इसके अलावा आपको बताऊं कि स्पाइसी खाने का भी लता जी को बड़ा शौक है। एक दिन में तकरीबन 12 मिर्च तक खा लेती हैं और उनका मानना है कि मिर्च खाने से गले की मिठास बढ़ती है। लता जी को क्रिकेट देखने का भी बड़ा शौक रहा है। लॉर्ड्स के मैदान में उनकी एक सीट हमेशा रिजर्व रहती है। जी जनाब। और आपको बताएं कि बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लता जी कभी स्कूल नहीं गई हैं। एक दिन के लिए महज वो स्कूल गई थी। उनकी जो पूरी तालीम हुई है स्कूल और कॉलेज की वो घर पर ही रहकर उन्होंने की है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियों ने उन्हें ये मौका और ये मोहलत नहीं दी कि वो बाकायदगी से स्कूल जा पाती। हालांकि ये बात और है कि उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अलावा दुनिया की 6 यूनिवर्सिटीज़ से डॉक्टरेट की डिग्री, एजाजी डिग्री मिली हुई है। भारत रत्न से नवाजी जा चुकी हैं लता मंगेशकर साहिबा, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ है। और बहुत ज़्यादा अपने पूरे करियर में उन्हें बहुत इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ मिला है। और फिल्म सनत के हवाले से सामईन अगर बात करें तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की वो पहली खातून है जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के अवार्ड्स से नवाजा जा चुका है। तो बस इतनी ही बातें करेंगे आज उनके बारे में। उनके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, बहुत सारी दुआएं, और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म। तो इंशाल्लाह जल्द फिर होगी आप सबसे मुलाकात। आज का प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।